नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, हमने आंसर राइटिंग सीरीज में काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि कैसे आप डायग्राम्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो हमने हिस्ट्री के आंसर्स भी देखे। तो आज उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे GS1 जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में सबसे पहले तो हम एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर आता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। बस एक क्वेश्चन में मैं आपको 11 डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो आपको बस इनोवेशन रखना है, इनोवेटिव होना है, और इस इनोवेटिव तरीके से आपको अलग अलग डायग्राम्स बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। ज्योग्राफी का पेपर मतलब डायग्राम्स, और दूसरा होता है एग्जाम्पल्स। तो यही दो आप देखें तो ज्योग्राफी के आंसर की जान होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आगे बढ़े, आइए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप सिलेबस में देखें तो क्या टर्म यूज किया गया है ज्योग्राफी के लिए मेंस में, तो आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जियोफिजिकल फिनोमिना लाइक क्रायोस्फेयर वगैरह दिया है, क्लाइमेट, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इन सब को हम मुख्यतः इन 5 प्रकार में बांट सकते हैं। एक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, जियोफिजिकल फिनोमिना सब कवर हो जाएगा। दूसरा क्लाइमेट, तीसरा रिसोर्सेज, चौथा अर्बनाइजेशन, एंड पांचवा इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ऑन एन एवरेज आप ज्योग्राफी से अगर देखें तो पेपर 1 का करीबन 40% से 50% सवाल अगर आप देखें पेपर 1 में ज्योग्राफी से आता है। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, 40% वेटेज यूजुअली आपको देखने मिलेगा ज्योग्राफी में। तो इसमें अगर कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है एक फिजिकल ज्योग्राफी, जिससे आप देखेंगे काफी सवाल 4, एंड फिर आप देखेंगे वैसे ही 1 से लेके 3 से लेके 2-3 सवाल आ जाते हैं। यानी 50% ज्योग्राफी का आप देखें तो कुछ फिजिकल ज्योग्राफी से आ जाता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो जाता है रिसोर्सेज। तो इससे आप देखेंगे 1 2 3 5 3 3 काफी सवाल रिसोर्सेज टॉपिक से देखने मिलते हैं। इसके बाद क्लाइमेट भी है, बट क्लाइमेट का दोस्तों कहानी ये है कि क्लाइमेट में प्रीलिम्स में ऑलरेडी सवाल क्लाइमेटोलॉजी का काफी सवाल देखने मिलते हैं। तो मेंस में भी सवाल मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलते हैं, थोड़े कम मिलते हैं, 3 1 1 2, तो इस प्रकार के सवाल देखने मिलते हैं। बाकी अर्बनाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडस्ट्रियल लोकेशन से भी कभी कभी क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड आप चाहें तो इसकी फोटो भी ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर हम सवालों की एनालिसिस करें तो इसमें भी हमें 2 प्रकार के ही सवाल देखने मिलेंगे। एक होता है फैक्चुअल, जो कि बेस्ड ऑन करंट इश्यूज होता है। इसमें एनालिटिकल भी हो सकता है, सिर्फ फैक्चुअल नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन करंट इश्यूज होगा। दूसरा होता है कंसेप्चुअल, यह है जब आपको ज्योग्राफी कंसेप्ट पढ़ाए गए तो उस दौरान ये कवर कर लिया गया है, तो आपको आपके नोट्स वगैरह में ये मिल जाएगा। लेकिन जो फैक्चुअल है वो करंट अफेयर्स में ही, न्यूज में है, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ फैक्चुअल टॉपिक को, जो कि बेस्ड ऑन करंट इश्यूज है। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं, हर साल किस प्रकार के सवाल करंट इश्यूज से फैक्चुअल देखने मिले हैं। 2013 में क्वेश्चन आया साइक्लोन फाइलिन के ऊपर, कि भाई रिसेंटली ईस्ट कोस्ट में साइक्लोन फाइलिन आई है, और उसके बाद पूछा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नामकरण विश्व भर में कैसे होता है। तो जस्ट उसके पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग शुरू हुई थी, इसीलिए ये न्यूज था, तो आपसे पूछ लिया गया। वैसे ही 2014 में देखें तो ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स एंड सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये सवाल कहां से आया? तो दोस्तों ये साल 2014 है, आईपीसीसी का 5th असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में आया है। तो 2014 में हालांकि दिसंबर में असेसमेंट रिपोर्ट आया, जो कि आप देखें तो सिंथेसाइज्ड रिपोर्ट्स थे, लेकिन तब तक तो मीन्स हो चुकी थी। तो ये कहां से न्यूज में आया? रादर जब मेंस होने वाला था उसके 1 हफ्ते पहले ये न्यूज में था, क्योंकि असेसमेंट रिपोर्ट जस्ट आया था करीबन 1-2 हफ्ते पहले। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी ये है कि जब असेसमेंट रिपोर्ट आता है उसके पहले बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स के रिपोर्ट आते हैं। फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट तो सिंथेसाइज्ड होता है, वही वर्किंग ग्रुप के रिपोर्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एक आईपीसीसी रिपोर्ट टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, काफी लंबा 1 घंटे का वीडियो था वो। तो वो कहां से आया? क्योंकि वो वर्किंग ग्रुप 1 ने काम किया था, तो उसमें ऑलरेडी चर्चा बहुत सारी हो चुकी है। असेसमेंट रिपोर्ट में वापस वही बात होगी।
तो वर्किंग ग्रुप 1 रिपोर्ट्स में ऑलरेडी काफी बातें हो चुकी थी। एक डेडिकेटेड चैप्टर था कि भाई कैसे हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और इंडिया पे इसका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो ये न्यूज में बना हुआ था, तो यूपीएससी को तो पूछना ही था और यूपीएससी ने पूछा। वैसे ही 2015 स्मार्ट सिटीज मिशन जस्ट लॉन्च हुआ है, तो यूपीएससी ने पूछ दिया कि भाई स्मार्ट सिटीज होंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्मार्ट विलेजेस भी बनाए जाएं। तो इससे पहले ऑलरेडी काफी स्कीम चल रही थी इस प्रकार की, पूरा वगैरह चल रही थी, पूरा 2.0 की बात हुई थी। और अब देखें तो रुर्बन स्कीम के नाम से चलाया जाता है, तो वो सारे स्कीम्स हैं, तो इस वजह से ये काफी न्यूज में रहता है। तो देखिए यूपीएससी ने पूछा है। वैसे ही 2016 में 2015 के दिसंबर में क्या होता है, भयानक अर्बन फ्लडिंग होती है। चेन्नई फ्लड्स आपको शायद याद होंगे, श्रीनगर फ्लड्स भी कुछ दिन पहले ही उसी वक्त के आसपास आए हैं। तो 2016 तक एक थीम बन चुका था अर्बन फ्लड्स। तो यूपीएससी ने पूछ दिया कि क्यों शहरों में फ्लड होती है, क्या कंडीशन है, क्या कारण है जो इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी शहरों की बढ़ती जा रही है। तो आपसे पूछ लिया गया, क्यों? क्योंकि न्यूज में था। वैसे ही 2019 में आप अगर देखें तो जगह नहीं थी, तो मैं सीधा 2019 में आ गया। हर साल आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे। जैसे 2019 में आप देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ में 89% ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ ब्लीच हो चुकी थी, तो मास ब्लीचिंग इवेंट हुआ था। तो इस वजह से आप देखें तो सवाल कैसा आया, तो सवाल सीधा पूछ दिया यूपीएससी ने कि भाई क्या इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का कोरल लाइफ सिस्टम पे, विद एग्जांपल बताएं। तो क्या इंपैक्ट होता है, तो अगेन ये टॉपिक थीम न्यूज में था, तो यूपीएससी ने पूछ दिया। तो बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में आप करंट इश्यूज से ब्रीफ्ड अप रहें, तो बहुत जरूरी है करंट इश्यूज को कवर करते रहें। तो इस प्रकार से जो भी हम करंट में वीडियोस बना रहे हैं ज्योग्राफी के, वो आपको डायरेक्टली सवाल के रूप में दिखेंगे। और कुछ सवाल आप देखेंगे दूसरे प्रकार के जो सवाल ज्योग्राफी में आते हैं, वो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या हुआ, तो इसमें जैसे कि आपको अर्बनाइजेशन जब हम पढ़ाते हैं, तो जब अर्बनाइजेशन पढ़ाया जा रहा है तो बहुत जरूरी है कि हम उससे सोशल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन भी पढ़ाएं। तो सोशल प्रॉब्लम क्या हो गया, आप जेंडर की बात करेंगे, आप एल्डरली की बात करेंगे, आप सोशल प्रॉब्लम्स में अमीर गरीब की बात करेंगे कि कैसे एक वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो आप उसी में स्लम्स डेवलपमेंट की बात करेंगे। आप साथ साथ जो एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन की बात करेंगे, एंड अन्य इंटॉक्सिकेंट्स जो कंज्यूम किए जाते हैं शहरों में, उनकी बात करेंगे। तो अन्य सोशल प्रॉब्लम्स, आप वाटर यूज के बारे में, रिसोर्स यूज के बारे में बात करेंगे कि कैसे डिवाइडेड नहीं है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। कैसे अमीर के पास तो पानी है, वो बोरवेल लगाता है, पानी ले लेता है, उसको पैसे नहीं देने, बस बिजली के पैसे देने। वहीं गरीब क्या करता है, टैंकर के पीछे भागता है। तो ये सारी बातें आप करेंगे। तो ये सब तो स्टैंडर्ड टॉपिक है जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो इसमें आपको अर्बनाइजेशन के दौरान ये बातें बताई जाती हैं। तो जब मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन कह रहा हूं, तो याद रखिए मैं सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाया गया है तो आपको ये टॉपिक से रूबरू कराया जाता है, तो ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। वैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों ईस्टर्न इंडिया को सरपास कर गई, क्यों बाईपास कर गई, क्यों ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, जबकि वहां पे तो फर्टाइल सॉइल भी है, पानी भी अवेलेबल है। तो ये क्यों आया क्वेश्चन, तो ये अगर आप देखें तो कुछ मिक्स्ड है, कुछ करंट इश्यूज भी था और कंसेप्चुअल भी है। तो ये आपको नोट से भी मिलेगा क्यों ईस्टर्न इंडिया में नहीं हो पाया, कारण साफ साफ आपको मिलेगा। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ाते हैं तो आपको बताया जाता है कि क्यों पंजाब हरियाणा में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुई। तो आपको बताया जाता है कि भाई अमीर किसान थे, बड़ी लैंड होल्डिंग थी, वाटर अवेलेबिलिटी कैनाल्स के थ्रू एश्योर्ड इरिगेशन था, मॉनसून पर इतनी डिपेंडेंस नहीं थी। तो ये सारी बातें बताई जाती है, मार्केट अवेलेबिलिटी थी, रोड्स के थ्रू कनेक्शन था। तो ये सारी बातें बताई जाती है, तो वही तो आपको लिखना है, वही तो आपको वापस लिखना है कि ये सारी चीजें ईस्टर्न इंडिया में नहीं थी, इसलिए बाईपास हो गया। कुछ अलग थोड़ा ही पूछा गया है, आपको नोट से बताया गया है, बस घुमा दिया गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया लेके कंसेप्ट आया गया कि भाई ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना है, तो ये न्यूज भी बन गया। बाकी आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, रादर एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। 2015 में देखिए प्रॉपर फिजिकल ज्योग्राफी से ओशनोग्राफी का सवाल आया है। मुझे पता नहीं क्यों हंच आ रही कि इस बार ये क्वेश्चन वापस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओशन करेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में भी ओशन करंट पे बहुत अच्छा सवाल आपको देखने मिला है। तो देखिए 2015 में ओशन करंट्स पे क्या सवाल आया, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ ओशन करंट्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट्स, फिशिंग एंड नेविगेशन। तो ये आपसे पूछा गया। तो दोस्तों ये हम डिस्कस भी करेंगे
आज इसी के थ्रू हम ज्योग्राफी आंसर राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन आज होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा ओशनोग्राफी से। तो आइए आज इसी को डिस्कस करके हम ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है 2016 में आप देखिए तो एयर मासेस पे सवाल आया। तो ये आपको बताया गया है कंसेप्ट ऑफ एयर मासेस क्या है और इनका क्या रोल है मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस में। तो एयर मासेस कैसे काम करते हैं आपको बताया गया है। तो ये आपको आपके नोट से मिलेगा, कुछ नया नहीं है। क्या है एयर मासेस, आपसे यही पूछा जा रहा है, और कैसे ये क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो ये तो आपको बताया गया है, स्टैंडर्ड सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये आपको ऐसा नहीं कुछ करंट में नया हो गया एयर मासेस पे इसीलिए यूपीएससी ने पूछ दिया, ऐसा नहीं होगा। 2017 आप अगर देखें तो यहां पर आपको जो सवाल मिल रहे हैं तो मॉनसून पर आया कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है मॉनसून क्लाइमेट की जिस वजह से 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड हो जाता है। तो क्या है वो, तो ये ऑलरेडी आपको मॉनसून जब पढ़ाते हैं तो मॉनसून कैसे मॉनसून फिनोमिना होती है, कैसे एल नीनो ला नीना हो रहा है, वो सब तो हम बताते ही हैं। क्या इंडियन ओशन डाइपोल का रोल है आपको बताते ही हैं। कैसे मेडिन जूलियन ऑसिलेशन इसको इन्फ्लुएंस करती है बताते हैं। साथ साथ मॉनसून की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको हम बताते हैं कि हाँ भाई सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, वैसे ही सडन ऑनसेट है, ग्रेजुअल रिट्रीट है, वैसे ही इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्पेशियल भी, तो आपको प्रॉपर मैप्स के थ्रू बताते हैं कहां पे ज्यादा बारिश है कहां पे कम बारिश है। वैसे ही आप टाइम के थ्रू भी देखें तो कैसे मॉनसून ऑनसेट हो रही है, रिट्रीट हो रही है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे मॉनसून आ रही है। तो ये सारे मॉनसून क्लाइमेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर डिस्कस करने थे। तो ये स्टैंडर्ड है, आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, कुछ अलग नहीं है। तो दोस्तों ज्योग्राफी में भी सेम रूल ऑफ थंब हमारा होने वाला है। वो क्या होगा, वो होगा कि 10 मार्कर क्वेश्चन है तो कम से कम 10 पॉइंट आपको लिखना है। 15 मार्कर क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट लिखने हैं। 10 मार्कर 1.5 से 2 पन्ने में जाएगा, 7 मिनट में आंसर लिखना है और एक डायग्राम तो आपको बनाना ही है कम से कम। और 15 मार्कर है दोस्तों तो 15 पेजेस 15 पॉइंट लिखने हैं, 2.5 से 3 पन्ने में लिखना है। 11 मिनट में आपका आंसर होना चाहिए और कम से कम 1 से 2 डायग्राम तो होने ही चाहिए। बेहतर है आप 2+ डायग्राम या 2 डायग्राम तो जरूर बनाएं कम से कम। तो 15 मार्कर में 2 डायग्राम अगर बनाएंगे तो आप कम से कम 1.5 से 2 मार्क्स का एज ले लेंगे। तो बहुत बड़ा है ये, तो इतना इंश्योर करें। ठीक है, तो अप्रोच क्या होगा, सेम एज हिस्ट्री, जैसे ही क्वेश्चन पढ़े क्या करें, सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि यही आपके क्या होंगे, सब हेडिंग होंगे, यही आपके सब हेडिंग होने वाले हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया, मान लीजिए कि एक्सप्लेन दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑरिजिन ऑफ ओशन करंट। तो पहला सब पार्ट हो गया क्या फैक्टर्स हैं फॉर दी ऑरिजिन ऑफ ओशन करंट। दूसरा हो गया हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, तो इंपैक्ट ऑन रीजनल क्लाइमेट, इंपैक्ट ऑफ फिशिंग, इंपैक्ट ऑन नेविगेशन। तो इस प्रकार से आप क्या करें, सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करें। वैसे यहाँ पे डिस्कस दी कंसेप्ट ऑफ एयर मासेस, तो कंसेप्ट ऑफ एयर मास आपका एक सब पार्ट, रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस ये हो गया सेकंड सब पार्ट। तो जब भी आप आंसर करें आप दोनों सब पार्ट को आंसर करेंगे, दोनों पार्ट्स को या तीनों पार्ट्स को या चारों पार्ट को, जितने भी पार्ट हैं सबको आपको जस्टिस करना है। क्योंकि एक पार्ट बहुत अच्छा लिखोगे दूसरा पार्ट छोड़ दोगे तो दूसरे पार्ट में 0 मिलेगा। 10 मार्क का पेपर है, 5-5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 5 मार्क में कितना ही अच्छा क्यों ना लिख लो, एग्जामिनर के हाथ कांपेंगे 2.5 से 3 मार्क्स से ज्यादा आपको देने में। और दूसरे में तो आप शानदार लड्डू ले चुके हो क्योंकि आपने उसको आंसर नहीं किया। तो इसीलिए भले मीडियोकर हो, एक्सेलेंस की तरफ ना जाएं, मान लिया, लेकिन दोनों सब पार्ट्स को आप कवर करेंगे तो उसी से मार्क्स आएंगे। तो ये अपने बात दिमाग में बांध के रख लीजिए, कोई सब पार्ट नहीं छूटना चाहिए, हर सब पार्ट के साथ जस्टिस होनी है। नेक्स्ट, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो कंसेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी आपको याद होने शुरू हो जाने चाहिए। जैसे एयर मासेस है तो सुनते ही
क्वेश्चन देखते ही एयर मासेस क्या है, उनका क्या क्या रोल है, कैसे फ्रंट्स बनते हैं, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। टेम्परेट साइक्लोन भी फ्रंटल नेचर का होता है, कैसे एयर मासेस बन रहे हैं, तो कैसे अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आने शुरू होने चाहिए। सहारन एयर मास है, वो कैसे कुछ मेडिटेरेनियन रीजन में यूरोपियन कोल्ड एयर मास से इंटरेक्ट करता है, तो कैसे वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, तो उससे कैसे इंडिया में बारिश होती है। तो ये सब आपके दिमाग में बस एयर मास सुनते ही दिमाग में उभर जाना चाहिए। मैं मानता हूं मैं पढ़ा पढ़ा के इतना बस एक एयर मास सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने सोचा नहीं था, बस ऐसे ही एयर मास सुनते ही ये सारे कंसेप्ट जुड़ गए, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार न जाने सैकड़ों बार अब तक पढ़ा चुका हूं, तो इस वजह से ये मेरे दिमाग में तुरंत आ गया। तो आपके दिमाग में भी यही होना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट सारे आपके क्वेश्चन के टॉपिक को देखते ही आ जाना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट दिमाग में क्या डायग्राम्स बनेंगे आपके बनने शुरू हो जाने चाहिए। जैसे अभी मैंने बात की एयर मास की, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे बन रहा है। मैं अफ्रीका बनाऊंगा, थोड़ा सा मेडिटेरेनियन रीजन दिखाऊंगा, वहां से यूरोपियन कोल्ड पोलर KP लिख दूंगा। अफ्रीका के ऊपर मैं कुछ कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल CT लिख दूंगा और बीच में मेडिटेरेनियन रीजन में फ्रंट्स बनाते हुए दिखा दूंगा, और यहां पे लिखूंगा देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रही है, और एक डायग्राम बना दूंगा, एक एरो बना दूंगा जो कि दिखाएगा कैसे इसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट कैरी करके इंडिया ले आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में हो जाती है। तो अलग अलग डायग्राम्स आपके दिमाग में आने शुरू हो जाने चाहिए। जैसे ही आप टॉपिक बनाएं, दिमाग में टॉपिक लाएं, तो ये प्रैक्टिस बनाइए, दिमाग को ट्रेन कीजिए कि आपके दिमाग में डायग्राम्स, इमेजेस आने चाहिए, टॉपिक्स के नाम नहीं, वर्ड्स नहीं, दिमाग में पिक्टोरियल चीजें आनी शुरू हो, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए ओशन करेंट्स की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में ओशन करेंट्स का डायग्राम उभर के आ जाना चाहिए, कहां पे कौन सा ओशन करंट है, कहां पे फिशिंग ग्राउंड है, कैसे करेंट्स जब मिल रही हैं। तो अपने दिमाग को ट्रेन करें पिक्टोरियल बनाने का, क्योंकि जब मैं पेपर चेक करता हूं, यकीन मानिए अपने एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जब मैं पेपर चेक करता हूं ना, तो मैं ये सब नहीं पढ़ता क्या लिखा है, मुझे नहीं पढ़ना, मैं बस डायग्राम देखता हूं, टिक लगाता हूं, डायग्राम देखता हूं, टिक लगाता हूं, और मुझे समझ आ जाता है, ऑन एन एवरेज केस मुझे समझ आ जाता है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, बस डायग्राम देख के कुछ ऊपर के ये सब हेडिंग्स देख ली जो अंडरलाइंड है, आपने कुछ अंडरलाइन किया है उसको देख लिया, और डायग्राम्स देख लिए, बाकी सब कुछ मैं समझ जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एग्जामिनर तो मैं उनकी शायद कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, उनकी जो उम्र है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आप समझ सकते हैं वो कितने समझदार होंगे। तो उनको, आपको, और मैं तो फिर भी मुझे पैसे मिलते हैं आंसर चेक करने के, उनको तो वो भी बहुत पीनट्स मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं वो तो और उम्र भी ज्यादा है, तो पेशेंस भी शायद थोड़ा कम ही हो, चिड़चिड़ापन थोड़ा ज्यादा हो, तो आप समझ सकते हैं उनको आप परेशान ना करें, आप उनको डायग्राम्स में आंसर परोसे, तो आपके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है, वो भी खुश होंगे तो आपको रिवॉर्ड कर देंगे, भाई सीधा है, दुनिया ऐसे ही चलती है ना। ठीक है, तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और डायग्राम्स जो आप बनाए एग्जाम्पल्स के साथ, हर डायग्राम एग्जाम्पल को दिखाती हो, पिक्टोरियली शो करती हो। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे यहां पर अगर आप देखें तो मैंने यहां पे बनाया कि प्लैनेटरी विंड्स कैसे ओशन करंट को बनाती है, तो एग्जाम्पल के साथ दिखाया कि देखिए गल्फ स्ट्रीम है, कुरोशियो है, तो ये रोल ऑफ वेस्टर्लीज के वजह से चलती है। तो यहाँ पे मैंने विंड्स बना दिया वेस्टर्ली, यहाँ पे दिखाया देखिए गल्फ स्ट्रीम चल रही है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बनाए तो यहाँ दिखाया देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रही है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम से एग्जाम्पल्स को शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया काफी सवाल कैसे आते हैं, फैक्चुअल बेस्ड ऑन करंट इश्यूज। तो जब सवाल बेस्ड ऑन करंट इश्यूज है, तो आपको तो पता चल गया कि बेस्ड ऑन करंट इश्यूज है, तो इसको फायदा उठाइए, अपने लिए मार्क्स में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे, तो आप एग्जामिनर को बताएं इंट्रोडक्शन में कि ये कहां से आया है। मुझे मालूम है कि भाई 2014 में जब बात आपने की श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स की, तो मेरा इंट्रोडक्शन में जाएगा IPCC असेसमेंट रिपोर्ट 5 has shown how Himalayan glaciers are shrinking and they are going to be very troublesome for the Indian subcontinent in near future। तो मैं कुछ रिपोर्ट बताऊंगा, कोट करूंगा इंट्रोडक्शन में ही। अगर कोई न्यूज बैकग्राउंड है, कहां से ये आ रहा है, तो मैं इंट्रोडक्शन में ही बता दूंगा।
मैं अंत तक नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो जरूर एग्जामिनर पढ़ के मुझे जज कर रहे हैं मेरे नॉलेज को। यकीन मानिए एग्जामिनर के पास इतना पेपर आता है, उसमें काफी सवाल में तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, गप हाँकते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन से ही समझ जाते हैं कि आप गप हाँकने वाले हैं, आपके पास कंटेंट है। तो आप जब न्यूज बैकग्राउंड देंगे तो वो इंट्रीग होंगे कि हाँ चलो पढ़ना चाहिए। न्यूज तो बैकग्राउंड तो मालूम है, तो शायद सही बात ये विद्यार्थी करने वाले हैं। नेक्स्ट, तो फिर ज्योग्राफी में बहुत कॉमन एक इंट्रोडक्शन का तरीका होगा डिफाइन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन बनेगा, क्योंकि कई सवाल ऐसे होंगे, हर सवाल में नहीं बनेगा, है ना, हर सवाल में नहीं बनेगा आपसे रिसेंट साइक्लोन ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फाइलिन। तो यहां पे मैं जबरदस्ती साइक्लोन की डेफिनेशन देने लगूं, मजा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो सार है वो नेमिंग पे है। तो साइक्लोन क्या होता है उस पर मजा नहीं आएगा, हालांकि हो सकता है कि इंट्रोडक्शन। वैसे ही श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स, तो मैं ग्लेशियर्स की डेफिनेशन दे दूं तो ये मजा नहीं आएगा। लेकिन कई सवाल ऐसे होंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहां पे डेफिनेशन वुड बी द मोस्ट एप्ट इंट्रोडक्शन। जैसे कि यहां पे सवाल है ओशन करंट्स पर, तो ओशन करंट्स क्या है इसको मुझे डिफाइन करना चाहिए। एयर मासेस क्या होते हैं मुझे इसको डिफाइन करना चाहिए। तो कुछ कंसेप्चुअल सवालों में डेफिनेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे क्रायोस्फेयर, क्रायोस्फेयर पे एक सवाल आया तो क्रायोस्फेयर क्या है मुझे डिफाइन करना चाहिए। अब सवाल उठता है ज्योग्राफी में, आपको समझ ना आए दिमाग में आप कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया ब्रेनस्टॉर्म करना है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। कोई भी इवेंट पूछा गया तो वो इवेंट तो है, उसके पहले क्या हुआ सोचेंगे, उसके बाद क्या हुआ आप ये सोचेंगे। तो ये आपका तरीका था ब्रेनस्टॉर्म करने का, याद है। तो ज्योग्राफी में भी एक तरीका आपको बताता हूं। तो जो भी जिस पे सवाल पूछा गया है कि क्या सोशल प्रॉब्लम है, या फिर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया अर्बनाइजेशन का इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आपको सोचना है, आपको पॉइंट्स बनाने हैं। तो आप ज्योग्राफी एज ए सिलेबस सोचना शुरू कीजिए। क्या क्या होता है ज्योग्राफी में सिलेबस में, लैंड के बारे में पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह में, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, ओशनोग्राफी के बारे में ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, आप नेचुरल हिजार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी होती है जिसमें आप इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, क्या पॉपुलेशन डायनामिक्स है आप वो देखते हैं, क्या कहानी है पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग सोशल एस्पेक्ट्स क्या है उनकी बात करते हैं, फिर आप रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कहाँ रोडवेज है, कहाँ रेलवे है, कहाँ एयरपोर्ट है, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। हर जगह इंडस्ट्रीज नहीं लगते, इंडस्ट्रीज कहीं लगती है तो उनका कुछ रोल होता है, मिनरल्स का कहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो सब आप बात करेंगे। वैसे ही आप एग्रीकल्चर कहाँ पर किस प्रकार की हो रही है उसकी बात करते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है ना ज्योग्राफी का, यही आपको पॉइंट देगा सोचने के लिए। तो जब आप सोचेंगे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, अब मैं आपको बोलूं कि चलिए बताइए मुझे अर्बनाइजेशन की भारत में क्या क्या समस्या है, तो आप सोचेंगे लैंड के कंटेक्स्ट में। अर्बनाइजेशन हो रही है तो साहब लैंड ना हमारे यहाँ अर्बन इलाकों में बहुत कम है, तो इस वजह से लैंड जो एलोकेशन हो रहा है वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से अर्बनाइजेशन जो हो रही है वो लैंड को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा तो शायद फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो हमारे देश में है कई अर्बन इलाकों में काफी कम है, तो इसलिए एफिशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से शायद स्लम्स की प्रॉब्लम देखने मिल रही है, जिस वजह से शायद हाई कॉस्ट ऑफ रेंटल्स हो रहे हैं, तो लोग स्लम में रहने के लिए मजबूर होते हैं। बस एक लैंड से मैंने कनेक्ट कर दिया अर्बन प्रॉब्लम्स। क्लाइमेट की बात करूं तो अर्बन इलाकों में क्लाइमेट से कैसे कनेक्ट करूंगा, तो अर्बन इलाकों में मुझे क्लाइमेट से कनेक्ट अगर करना है तो अब आप शायद मेरी शक्ल देख सकते हैं, शक्ल देख लीजिए। तो अगर मुझे अर्बन इलाकों को क्लाइमेट से कनेक्ट करना है तो मैं सोचूंगा कि हाँ अर्बन इलाकों में बताइए अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड एक बड़ी समस्या हो रखी है, तो अर्बन हीट आइलैंड की मैं बात करूंगा कि कैसे अर्बन इलाकों में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है बहुत ज्यादा, तो उसकी बात करूंगा। वैसे ही क्लाइमेट की बात करूंगा तो मुझे अर्बन इलाकों में मालूम है आजकल एक नई समस्या आ गई है, वो क्या है अर्बन फ्लडिंग, तो अर्बन फ्लडिंग की बात करूंगा। वैसे ही ओशंस की बात करूंगा तो अर्बन इलाकों से मुझे बात करनी है, अगर कनेक्ट करना है ओशंस को
तो मैं सी लेवल राइज से कनेक्ट कर सकता हूं। इन्वायरमेंट की बात करूंगा तो अर्बन इलाकों में जो इन्वायरमेंट है वो कैसा इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है, बिल्ट इन्वायरमेंट है। तो इस वजह से कई अर्बन इलाके, अर्बनाइजेशन, कई अर्बन स्प्रॉल इस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं जहां पे वो, अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा टोल ले लेते हैं, यानी इन्वायरमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे डंपयार्ड्स, अर्बन डंपयार्ड्स हो रहे हैं, जगह जगह बनते जा रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो अर्बन इलाकों में इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज की कहानी मैं सुना सकता हूं कि हाँ भाई इंडस्ट्रीज लगते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। तो सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में, है ना, कि जैसे दिल्ली की बात आप करेंगे, एग्जांपल देके आप बता सकते हैं। वैसे ही अर्बनाइजेशन की बात अगर करनी है, प्रॉब्लम्स, नेचुरल हैजार्ड्स की बात करूंगा तो मैं अर्बन फ्लडिंग की बात कर सकता हूं। वैसे ही मैं बात करूंगा कि अर्बन इलाकों में अगर आप देखें तो कई सीस्मिक जोन्स में आते हैं, तो वो लोग सब प्रॉपरली फॉलो नहीं करते सीस्मिक मैप ऑफ इंडिया, और वो रेगुलेशन नहीं है, तो इससे कनेक्ट कर सकता हूं। इंडियन सोसाइटी की बात करूंगा, कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करूंगा तो अर्बनाइजेशन में मैं बात कर सकता हूं, विमेन की बात कर सकता हूं, विमेन सेफ्टी की बात कर सकता हूं। अर्बनाइजेशन जब हो रही है तो विमेन को जो सेफ्टी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वैसे ही अर्बनाइजेशन हो रही है तो एक लोगों में प्लेसलेसनेस होता जा रहा है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। लोग आज यहां पर इस शहर में हैं, कल को दूसरे शहर में जा रहे हैं। आप एक माइग्रेंट लेबर की बात कर सकते हैं कि माइग्रेंट लेबर को क्या समस्या हो रही है, आपने देखा कोविड में क्या दिक्कत आई उसको, तो उसकी बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं एल्डरली पॉपुलेशन की, अर्बनाइजेशन के ही टाइम पर कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो फैमिली कैसे, एक तरीके से आप देखें तो वो जो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, और जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनमें अगर आप देखें तो एक तरीके से सेंस ऑफ, आप अगर देखें तो लोनलीनेस आने लग गया है, तो उसकी बात करेंगे। वैसे ही आप रिसोर्सेज की बात करेंगे, अर्बनाइजेशन जब होती है तो उसमें हाईली रिसोर्स इंटेंसिव होती है, तो आसपास के इलाकों पे टोल लेने लगती है। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रॉपर्ली डिफाइंड डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या हो रहा है, अर्बन स्प्रॉल हैफेसार्ड हो जा रही है। रेलवे लाइन बनता जा रहा है, उसके साथ साथ झोपड़पट्टी बनती जा रही है। आपने देखा होगा स्लम डेवलपमेंट होता जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अर्बन स्प्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, रोड्स बनते जा रहे हैं, उसके साथ अगर आप देखें तो शहर खिंचती जा रही है उसके साइड साइड में, तो लोग भी जाते जा रहे हैं वहीं पर। वैसे ही आप बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जब अर्बन इलाकों में बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं तो उससे क्या समस्या होती है, उनकी डंपयार्ड्स होती हैं, लैंडफिल होता है, उससे अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन होता है। वैसे ही आप देखें तो ग्राउंड वाटर में लीचिंग होता है, तो वो सारी समस्या है। अर्बनाइजेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फूड सिक्योरिटी, अर्बन इलाके डिपेंड करते हैं दूसरे इलाकों में फूड के लिए। आसपास में जो उनका हिंटरलैंड रीजन होता है, जो गांव है, उस पर वो निर्भर करते हैं कहां से खाना लाएंगे एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सारी समस्या है। यकीन मानिए मैंने सोचा नहीं था, मैंने ये भी लेक्चर में बना रहा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अर्बनाइजेशन डिस्कस करूंगा इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए। तो बस मैंने रैंडमली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको इतने सारे पॉइंट्स इस तरीके से जोड़ के बना दिए। तो ये एक टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पसंद आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं ऐसे और टेक्निक लाता रहूंगा। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा आपके आंसर राइटिंग में? एज यूजुअल कुछ अलग नहीं है, इंट्रोडक्शन जाएगा 2 से 3 लाइन का। इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, न्यूज बैकग्राउंड हो सकता है, डेफिनेशन हो सकता है। बॉडी में क्या जाएगी, सब हेडिंग्स में आपकी जो क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी शक्ल हटाता हूं सो दैट आपको पूरी स्लाइड दिख जाए। तो सबसे पहले तो आपने जैसा देखा यहाँ पे कि क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सब हेडिंग्स मार्क करेंगे। तो सब हेडिंग्स मार्क करें और उससे आप क्या करें, पॉइंट्स निकालना शुरू करें, यही आपकी सब हेडिंग हो जाएगी। तो सब हेडिंग्स आप लोग बनाएंगे, तो सब हेडिंग्स बनाएंगे और उसके अंदर आप पॉइंट्स लिखना शुरू कर देंगे। रिपोर्ट्स की बात करें तो कोट करें ना, आईपीसीसी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात हो रही है तो नाबार्ड रिपोर्ट। वैसे ही एग्रीकल्चर सेंसस की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स आप कोट करेंगे, यानी लिखेंगे एज पर आईपीसीसी रिपोर्ट फलाना ढिमकाना, एज पर दी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट फलाना ढिमकाना, एज पर नीति आयोग रिपोर्ट दिस दिस दिस। भले आप अंदर कुछ और लिख दें, आई डोंट माइंड, लेकिन रिपोर्ट्स आप कोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके आंसर को क्या करती है, ऑथेंटिसिटी देती है। अब इतना बड़ा रिपोर्ट होता है, एग्जामिनर कहां से बेचारे चेक कर लेंगे। हाँ, अर्थ का अनर्थ ना कर दे,
ऐसा ना करें आईपीसीसी रिपोर्ट में आप एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात कर दें। ये सब शायद हो कहीं, मुझे नहीं मालूम है, पर कॉमन सेंस नहीं कहता कि इस प्रकार की चीजें आपको दिखेंगी, है ना। तो ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार के ब्लंडर ना करें, अदरवाइज आप रिपोर्ट्स को कोट करेंगे, है ना, तो इससे आपके आंसर को ऑथेंटिसिटी मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स का प्रयोग। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है मैप। तो मैप तो आपको बनाना आना चाहिए। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम मैप नहीं बना पाते, तो सीखिए ना, क्या दिक्कत है, सीख लीजिए आप। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको क्वांटिफाई कर देता हूं टाइम। आप बस 2 घंटे तक एक दिन बैठ के, बस एक दिन 2 आवर्स तक आप इंडिया का मैप बनाएं और इंश्योर करें स्टार्टिंग में कुछ भी बनेगा, धीरे धीरे उसको इंप्रूव करें। 2 घंटे तक बनाएं, आपका हाथ सीख जाएगा। वर्ल्ड मैप के लिए आप एक दिन बैठ जाएं, उसी दिन 4 आवर्स तक बनाएं। आई एम प्रिटी श्योर बाय सेकेंड टू थर्ड आवर आप एक अच्छा वर्ल्ड मैप बना सकते हैं। बस आपके आंसर को अच्छा करने के लिए सिर्फ यही 6 घंटे चाहिए। क्या आप 6 घंटे नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं भाई, और क्या करना है? 6 घंटे, इससे बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? 6 घंटे लगाए और कम से कम 25 से 30 नंबर का आपने डिफरेंस क्रिएट कर लिया अपने मेंस में। तो इससे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और किसी में नहीं आ सकता। ये मैप्स आप GS1 में यूज करेंगे, GS3 में यूज करेंगे, GS2 में भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत जगह काम आएगा। ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में भी यूज करेंगे। तो इससे बेहतर क्या रिटर्न हो सकता है आपके टाइम का? तो मेक श्योर, मेक यूज ऑफ इट, है ना। नेक्स्ट, ब्लॉक डायग्राम काफी ज्यादा होते हैं ज्योग्राफी में। कई बार फिनोमिना पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको एक स्टैंडर्ड मालूम होगा कि भाई कुछ जियोफिजिकल फिनोमिना पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होगा ब्लॉक डायग्राम से आप बना सकते हैं वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन। अब इरोजन के अंदर आप बना सकते हैं इस प्रकार से विंड, वाटर, ग्लेशियर। वैसे ही मास वेस्टिंग, लैंडस्लाइड, सॉइल क्रीप, अलग अलग आप बना सकते हैं। वेदरिंग में भी मैकेनिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। वैसे ही मास वेस्टिंग, सॉइल क्रीप, लैंडस्लाइड, स्लम्पिंग, अलग अलग आप बना सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा किसका? इस प्रकार के ब्लॉक डायग्राम्स का भी कुछ सवालों में। तो सवाल को जज करें, सवाल में क्या चाहिए उसके अनुसार आप बनाएं। कॉज इफेक्ट डायग्राम भी होगा, बट आपको मेन देखिए हब एंड स्पोक भी बना सकते हैं, स्पेशली जब ह्यूमन ज्योग्राफी से सवाल आ रहा है। लेकिन आपका काम आप बनाए तो हब एंड स्पोक डायग्राम वहां पे आप वर्ड्स बचाने के लिए बना रहे हैं, है ना, कि आप पैराग्राफ में ना लिखें, आप वर्ड्स बचाने के लिए क्या कर दिए, एक हब एंड स्पोक डायग्राम आपने बना दिया। तो 1 मिनट दीजिए। हाँ, तो आपने हब एंड स्पोक बनाने के लिए एक डायग्राम बना दिया कि हाँ एग्रीकल्चर में इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस आपने लिख दिए और इस प्रकार से आपने वर्ड बचाने के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए। लेकिन जो डायग्राम्स आपके जो मेन होने वाले हैं वो आपको मैप से ही मिल जाएंगे, या फिर कहीं पर ब्लॉक डायग्राम से मिल जाएंगे, या फिर कुछ टॉपिक स्पेसिफिक डायग्राम्स होते हैं। एयर मास की बात करें, ओशन करेंट्स की बात करें, मॉनसून की बात करें, सब में एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है। तो वो डायग्राम्स आप यूज करेंगे। कुछ ना मिले तो आप चले जाएं, जैसे मैंने आंसर राइटिंग में स्टार्टिंग में बताया है, यूज डायग्राम्स, हाउ टू अनलॉक द पावर ऑफ डायग्राम्स। तो वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी आपकी श्रद्धा। लेकिन डायग्राम्स तो भैया चाहिए, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिपोर्ट्स को कोट करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। एग्जाम्पल को लिखने से ज्यादा बनाने में यकीन करें, कैसे हो रहा है डायग्राम से दिखाएं। और लास्ट में कंक्लूजन चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं आए तो हेंस दिस समराइज कर दीजिए जो आपने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट है कंक्लूजन कैसा हो, अप्लाइड एंड फ्यूचरिस्टिक हो, अप्लाइड एंड फ्यूचरिस्टिक हो आपका कंक्लूजन। ठीक है, चलिए, तो 1 मिनट दीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैं तो नहीं दिख रहा। हाँ, तो अब आपको एक सवाल दिख रहा है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट्स, फिशिंग एंड नेविगेशन।
तो अब फिर आ सकता है 15 नंबर में आ सकता है। तो सबसे पहला पार्ट तो आपसे सवाल जो पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द origin of ocean current, how do they influence regional climates, fishing and navigation। तो इन टोटल आपके पास कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा, अगर 15 नंबर है तो इसके लिए 7.5 मार्क होंगे, और ये 2 3 4 में भी करीबन करीब 7.5 मार्क मिलेंगे। या फिर कुछ हो सकता है कि शायद इसमें 5 हो और इसमें 10 हो, यही दो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, 7.5 7.5 या 5 और 10। ठीक है, तो जो भी है, मुझे तो भैया 5 पॉइंट लिखने हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑरिजिन ऑफ ओशन करंट में, और नीचे अगर हम देखें तो उसमें भी कोशिश रहेगी काफी पॉइंट्स जाएं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन क्या होगा? स्टैंडर्ड सवाल है, डिफिनीशन वाला, तो डिफाइन करें ना क्या है ओशन करंट। तो ओशन करंट्स आर masses of oceanic water that flow from one place to another। कितना सिंपल डेफिनेशन है। This movement can involve large or small masses of water, या तो ज्यादा पानी या कम पानी। ये सरफेस पे भी हो सकता है या डीप बिलो दी सरफेस भी हो सकता है। इट कैन हैपन एट द सरफेस और डीप बिलो दी सरफेस, एंड दे प्ले। अब मुझे कंक्लूड करना है, हो गया, मेरा इंट्रोडक्शन बन गया, तो अब मुझे वापस बाकी पॉइंट से जोड़ना है ना। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड इकोनॉमी ऑफ वेरियस कोस्टल रीजन्स। बस हो गया इंट्रोडक्शन, सरल सा इंट्रोडक्शन, मैंने खुद से बनाया है। लग रहा है ना मैंने खुद से बनाया है? नहीं साहब, सविंद्र सिंह ओशनोग्राफी से बनाया है। एज इट इज आपको यही लाइन मिल जाएगा ओशन करंट्स का। तो ये वही डेफिनेशन है जो कि एग्जामिनर, अगर उनके पास कोई मॉडल आंसर है तो वो भी यहीं से कहीं से उठाएंगे, स्टैंडर्ड बुक से। अब मन की बात तो नहीं करेंगे, तो यही डेफिनेशन उनको भी मिलेगा, सबसे सिंपल डेफिनेशन है, वहां से मैंने आपको उठा के दे दिया। चलिए, तो उसी ओशनोग्राफी की बुक में अगर आप देखें तो आपको ये सारे फैक्टर्स मिलेंगे। क्या है ये फैक्टर्स? तो ए है फैक्टर्स फॉर द ऑरिजिन ऑफ ओशन करंट। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द ओशन करंट। तो ए बताता है कि ओशन करंट क्यों ओरिजिनेट हो रहे हैं, बी बताता है ओरिजिनेट होके वो कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो यही चीज अब मैं आंसर में लिखने वाला हूं। अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता, मुझे तो कुछ लिखना भी पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो ये समराइज्ड है, देखिए इसको मैं कैसे जीएस के लिए ढाल के लिख दूंगा। अब देखिए, मुझे आपको पढ़ाना है तो इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा चीजें लिख रहा हूं, आप इसको समराइज करेंगे। ठीक है, आप इसको समराइज करेंगे। ये देखिए, इतने सारे डायग्राम्स, बस एक सवाल में 12 डायग्राम आपको बनते हुए दिखेंगे। एक सवाल में कैसे 12 डायग्राम बनाए जा सकते हैं, तो मैं थोड़ा फ्लॉन्ट करूंगा अपने स्किल को। आपको भी यही करना है, बेचना है भाई। मार्क्स लेने का मतलब क्या है? बेचना है। आपको भी स्किल फ्लॉन्ट करना है, तो सीख लीजिए, आप भी फ्लॉन्ट कीजिएगा, है ना। मैं बहुत बाद में सीखा, तब तक मेरा वक्त निकल चुका था, तो आप वो गलती ना करें जो मैंने गलती की। ठीक है, तो आप अभी वक्त रहते सीख लें तो आईएएस बन जाएंगे। चलिए, तो फैक्टर्स रिलेटेड टू दी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, है ना। तो यही पूछा गया है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ ओशन करंट्स। तो लिखे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ ओशन करंट। तो इसमें पहला क्या है? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड फैक्टर्स। तो पहला है प्लैनेटरी विंड एंड विंड ड्रैग। तो क्या होता है, जैसे विंड्स वाटर के सरफेस पे ब्लो करती है, तो साथ में वो पानी को भी खींचती हुई जाती हैं। तो इसीलिए ओशन करंट्स अगर आप देखें तो प्रिवेलिंग विंड्स के डायरेक्शन को काफी ओशन करंट्स फॉलो करते हैं, ट्रेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेटोरियल करंट ये वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम से दिखाया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। वैसे ही आप देखें, गल्फ स्ट्रीम इन द अटलांटिक एंड कुरोशियो इन द पैसिफिक मूव इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज। इसके सिवा there is seasonal change in direction of currents in the Indian Ocean twice a year after every 6 months due to seasonal reversal of the monsoon winds। तो चाहता तो मैं यहाँ पे भी एक डायग्राम बना सकता था कि कैसे यहाँ पे करंट्स मूव करते हैं इंडियन ओशन में, और वही करंट्स
फिर जब सीजन बदलती है तो डायरेक्शन इस प्रकार से बदल लेते हैं। मैं और एक बना सकता था, लेकिन अब ठीक है, बहुत डायग्राम्स है मेरे पास इस क्वेश्चन में, तो ये जब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं तो उसको डायग्राम से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑरिजिन ऑफ द ओशन करंट। तो दूसरा है अर्थ के रोटेशन का रोल एंड कोरियोलिस रिफ्लेक्शन का रोल। तो जब अर्थ रोटेट करता है कुछ इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट, तो इक्वेटर के पास जो पानी है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि चलिए मैं आपको अपनी शक्ल दिखाता हूं तो मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा। चलिए, मेरे पास संतरा रखा है, तो जब ये अर्थ इस प्रकार से रोटेट करती है कुछ इस प्रकार से, तो यहां पर आप देखें ना, तो जो पानी है इक्वेटर के पास वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से ठीक उल्टा रोटेट करता हुआ दिखता है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल करंट्स अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड विंड्स का ही रोल नहीं है, अर्थ के रोटेशन के वजह से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन व्हाट वी सी इज नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल करंट्स, है ना। तो ये जनरेट होते हैं। चलिए, तो मेरी शक्ल अब वापस छुप गई होगी, आई गेस हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसमें आप तो रोटेशन ऑफ अर्थ अगर हम देखें एंड कोरियोलिस रिफ्लेक्शन देखें, तो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया रोटेशन ऑफ द अर्थ। दूसरी बात मैं करूंगा कोरियोलिस रिफ्लेक्शन। कोरियोलिस रिफ्लेक्शन पानी को सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट घुमाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द राइट घुमाती है, और इस वजह से अगर आप ओशंस में देखें तो इस प्रकार के बड़े बड़े गायर्स आपको देखने मिलते हैं, जैसे नॉर्थ पैसिफिक गायर, साउथ पैसिफिक गायर, साउथ अटलांटिक गायर, नॉर्थ अटलांटिक गायर। तो ये सब आपको बनते हुए दिखेगा। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स, और कोई फैक्टर है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का रोल है। तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इवेपोरेशन एंड रेनफॉल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जहां पे इवेपोरेशन हाई होती है, जहां पे बारिश कम होती है, उस इलाके में अगर इस प्रकार से मैं सी लेवल बनाऊं तो सी लेवल क्या हो जाएगा, हाई इवेपोरेशन होगी एंड लो रेनफॉल होगी, तो सी लेवल लो हो जाएगा। और कहीं पे लो इवेपोरेशन एंड हाई रेनफॉल होगा तो उस इलाके में सी लेवल राइज कर जाएगी। तो आप अगर पानी को देखें तो कुछ इस प्रकार से हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करते हुए दिखेगी, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो इसीलिए वाटर फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल एंड लो इवेपोरेशन टू द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल एंड हाई इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर में मुझे ये डायग्राम भी यहां पे बना देना चाहिए था कि यहां पे मैं लिखता कि भाई यहां पे हाई इवेपोरेशन और यहां पे लिखता लो इवेपोरेशन। तो इस प्रकार से पानी मूव करता है रीजन फ्रॉम दी लो इवेपोरेशन टू हाई इवेपोरेशन वाले रीजन से। तो लो इवेपोरेशन एंड हाई रेनफॉल दोनों लिख सकते थे। ठीक है, तो एग्जांपल, ओशन करंट्स अगर हम देखें तो जो इक्वेटर के पास ओरिजिनेट करते हैं वो बिकॉज ऑफ हाई वाटर लेवल क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स दी वो रीजन जहां पर पानी का लेवल कम होता है, यानी कुछ सब ट्रॉपिकल रीजन 30 डिग्री के आसपास वाला इलाका पृथ्वी में, पानी में, ओशंस में वो इलाके हैं जहां पे अगर आप देखें तो पानी का लेवल काफी कम होता है, काफी नहीं, थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ हाई इवेपोरेशन। तो इसीलिए ओशन करंट्स पोलर एरियाज में जनरेट होते हैं क्योंकि वाटर लेवल हाई होती है रिजल्टिंग फ्रॉम दी लो इवेपोरेशन, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर होता है। इसके सिवा एबंडेंस ऑफ वाटर होता है क्योंकि आइस मास यहां पर पिघल रही होती है, इसलिए लैब्राडोर करंट बनता है और ये मिड लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करती है। तो ये आप बना सकते थे। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स रिलेटेड टू दी ओशन वाटर। तो पहला है टेम्परेचर वेरिएशन। जहां पे टेम्परेचर हाई होता है इक्वेटोरियल रीजन में जैसे, तो वहां पे वाटर डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहीं पे अगर आप देखें तो पोलर इलाकों में वाटर डेंसिटी रिलेटिवली ग्रेटर होता है। तो इसीलिए वाटर अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर रीजन मूव करता हुआ दिखता है। वैसे ही हम बात कर सकते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी वेरिएशन की बात करें, अगर कोई दो इलाके हैं, दोनों में सेम टेम्परेचर है, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे अटलांटिक ओशन, तो ये वाला इलाका और ये वाला इलाका दोनों की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग सेम है, सेम लैटिट्यूड है। लेकिन आप देखें तो मेडिटेरेनियन सी एक एनक्लोज्ड सी है, जिस वजह से इसकी सैलिनिटी बहुत हाई होती है। तो इस वजह से मेडिटेरेनियन सी में
हाई सैलिनिटी से, हाई डेंसिटी की वजह से पानी सिंक करती है। वहीं पर अगर आप देखें तो अटलांटिक ओशन में इस इलाके में पानी यहां पर क्या हो रही होगी, तो यहाँ पे अपवेलिंग कुछ इस प्रकार से पानी ऊपर उठती है। तो इसीलिए सरफेस पे अगर आप देखें तो अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरेनियन सी इस प्रकार से करंट चलती है। तो लिखा मैंने फिगर 5 सैलिनिटी वेरिएशन एंड करंट फॉर्मेशन। तो देखिए कई टॉपर्स कहते हैं ना कि अपने डायग्राम्स में आप फिगर के साथ नंबर लिखें कि ये मेरा 5वां फिगर, ये 6ठा फिगर, ये 7वां फिगर। तो इससे एग्जामिनर के दिमाग में एक इंप्रेशन जाता है कि अरे जब वो आखिरी पेपर चेक कर रहा है इस बच्चे ने तो 20 फिगर बनाया है, 20 डायग्राम्स बनाए हैं, इसको थोड़ा ज्यादा मार्क्स देना चाहिए। तो इसलिए कई टॉपर ऐसा भी कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट शायद पड़ता हो। फ्रैंकली मैं अगर कहूं तो मेरे लिए थोड़ा कम्बरसम होगा कि मैं हर फिगर बनाने के पहले पीछे पलट के देखूं, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा फिगर बनाया था, क्वेश्चन नंबर 3 में उससे आगे बनाऊंगा फिगर, क्वेश्चन 4 में फिगर 7, क्वेश्चन 5 में फिगर 8। तो इस प्रकार से मुझे पीछे बार बार जाके देखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कम्बरसम हो सकता है। जो भी है आपकी श्रद्धा मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। तो जो भी है, लेकिन फिगर बनाएंगे जैसा मैंने आपको बताया है, हमेशा लेबल करें अपने डायग्राम को कि ये डायग्राम किसके लिए है। तो सैलिनिटी वेरिएशन एंड करंट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल current flowing from Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea via Gibraltar Strait is caused because of salinity difference। तो ये salinity difference हो रहा है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट से आप देख सकते हैं कैसे ओशन करंट चल रही है। अब देखिए मुझे कंप्लीशन लाना है अपने आंसर में। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बस ओरिजिन पूछा गया है, लेकिन मैं अदर फैक्टर्स भी लिखूंगा, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ओशन करंट, बस इतना सा लिख के मैं छोड़ दूंगा। तो डायरेक्शन एंड शेप ऑफ कोस्टलाइन, और यहां पे चाहूं तो मैं एक डायग्राम बना सकता हूं कि किस प्रकार से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या साउथ इक्वेटोरियल करंट अलोंग द ब्राजील कोस्ट ब्राजील करंट की तरह मूव करती है अलोंग द ब्राजील कोस्ट। तो डायरेक्शन एंड शेप ऑफ कोस्टलाइन का भी रोल होता है। वैसे ही बॉटम रिलीफ ओशन बेसिन का रोल होता है, सीजनल वेरिएशन का रोल होता है। इसमें मैं इंडियन मानसून का भी एक डायग्राम बना सकता हूं कि कैसे इंडिया में करंट्स चल रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। पर अगेन आपसे ये पूछा नहीं गया है, फैक्टर्स मॉडिफाइंग नहीं पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया है ओरिजिन ऑफ ओशन करंट पे बताएं। तो आप ओरिजिन लिखें, मॉडिफिकेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑलरेडी मैंने ओरिजिन में ही कवर कर दिया है। तो कई लोग कहते हैं कि ओरिजिनेट तो कर गया, साथ साथ कोरियोलिस रिफ्लेक्शन मॉडिफाइंग कर रहा है, तो मॉडिफाइंग रोल है उसका। ठीक है, तो ये भी आप कवर करें तो आपके आंसर को एक कंप्लीशन मिल जाएगी। छोटे से स्मार्टली कवर करें। आप चाहें तो इसको हब एंड स्पोक डायग्राम से ही कवर कर लें। तो इसीलिए हब एंड स्पोक डायग्राम होता है कि इस प्रकार से आप इसको स्मार्टली कम स्पेस कम टाइम में यूज कर सकें और आंसर लिख सकें। तो जब आपको कोई चीज सरप्लस लिखनी है ना, जो पूछा नहीं गया है, बस आप थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, जो नहीं पूछा गया है वो लिख रहे हैं, तो इसको आप स्मार्टली लिखेंगे, हब एंड स्पोक डायग्राम से लिखेंगे और अन्य डायग्राम इससे एसोसिएटेड बना दें। जैसे यहाँ पे मैं ब्राजील करंट की डायग्राम बनाना चाहूंगा और इंडियन ओशन में कैसे करंट मॉडिफाई करती है विद सीजन वो बनाना चाहूंगा। ठीक है, आइए अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे कि इनका क्या रोल है, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। ठीक है, तो इनका क्या रोल होता है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर हम देखें तो आइए देखते हैं। तो इंपैक्ट ऑफ द ओशन करंट ऑन रीजनल क्लाइमेट, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि हाँ देखिए वार्म करंट होता है जब ये कोल्डर इलाकों में जाते हैं, तो इस वजह से कोस्टल एरियाज को ये क्या करते हैं, वार्म करते हैं इन विंटर मंथ्स। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम ये अगर आप देखें तो इसी का एक्सटेंशन यहां पे हो जाता है। इसका क्या नाम है, नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट, जो कि गल्फ स्ट्रीम की ही एक्सटेंशन है। आपसे इस बार प्रीलिम्स में भी यही पूछा गया था ना, यही पूछा गया था कि वेस्टर्न पार्ट आप अगर देखेंगे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशंस इन दी मिडिल लैटिट्यूड एंड टेम्परेट रीजन्स कैसे होते हैं, वार्मर होते हैं। वहीं ट्रॉपिकल रीजन्स में कैसे होते हैं, तो यहाँ पे कोल्डर होते हैं, यहाँ पे कोल्ड करंट चल रहे होते हैं, यहाँ पे वार्म करंट पहुंचती है। तो आपसे यही पूछा गया था, तो वही कहानी फिर से आप सुनिए। तो अगर आप देखें तो मैं बताऊंगा कि ओशन करंट्स का रीजनल क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट है। तो ये देखिए कैसे गल्फ स्ट्रीम जाती है, तो यहां पर जाके ये नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट बन जाती है और इस प्रकार से वेस्टर्न यूरोप को वार्म करती है। वैसे ही मैं लिखूंगा ये गल्फ स्ट्रीम जब
कुछ इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका के फ्लोरिडा वगैरह से गुजर रही होती है, तो इस दौरान ये अगर आप देखें तो इस इलाके में, गल्फ वाले इलाके में, कोस्टल प्लेन्स में टेम्परेचर बढ़ा देती है और यहाँ पे हीट वेव्स वगैरह भी देखने मिलते हैं। साथ साथ ये हरिकेन फॉर्मेशन को भी इंटेंसिफाई कर देती है। तो ये सब कुछ मैं इस डायग्राम से, जो कुछ भी मैंने लिखा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे गल्फ स्ट्रीम क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। वैसे ही मैं लिखूंगा, क्लाइमेट की बात करूं तो ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में भी इसका रोल है। मैं बनाऊंगा, देखिए, कैनरीज करंट, तो कोल्ड करंट एंड डिजर्ट्स। कैनरीज करंट सहारा, बेंजुएला करंट नमीब करंट, पेरुवियन करंट अटाकामा करंट। तो मैं लिखूंगा कि कोल्ड करंट डिस्करेज करता है रेनफॉल को, और इस वजह से आप देखें तो काफी डेजर्ट्स इनके इर्द गिर्द में बनते हैं। वैसे ही मैं लिखूंगा कई बार तो एक्सट्रीम रेनफॉल डिजर्ट्स में हो जाते हैं, और उसके पीछे भी कौन जिम्मेदार है? उसके पीछे भी यही एल नीनो, यही करंट जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एल नीनो करंट, जब एल नीनो करंट चलती है तो आप देख सकते हैं कैसे पेरुवियन कोस्ट में इतनी ज्यादा बारिश होती है। 4 से 6 गुना ज्यादा बारिश होती है जब एल नीनो फिनोमिना होता है और जब एल नीनो करंट चलने लगती है पेरुवियन कोस्ट के अलोंग। तो ये भी आप डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए 8वां डायग्राम एक सवाल में मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये भी तब जब मैं कह रहा हूं आपको अभी और डायग्राम की गुंजाइश है। तो डायग्राम्स आपको बस दिमाग को ट्रेन करना है। आप चाहें तो बस सब कुछ, पूरा ज्योग्राफी आप डायग्राम से लिख सकते हैं। तो आपको दिमाग को यही ट्रेन करना है और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, इंपैक्ट ऑफ ओशन करेंट्स ऑन फिशिंग। तो इसमें आप बात करेंगे कि देखिए, अब देखिए क्या होता है ना, बहुत बार टाइम कम होता है, आप डायग्राम्स नहीं बना पाते, इस प्रकार से आप मैप नहीं बना सकते। तो मैप जब आप नहीं बना सकते तो क्या करें, आप कई बार जीएस में तो ब्लॉक डायग्राम से भी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो भी तब जब आप ऑलरेडी बहुत डायग्राम्स बना रहे हैं, एग्जामिनर को आपको डायग्राम से, अपने बढ़िया सुंदर से मैप से इंप्रेस नहीं करना है, तो ब्लॉक डायग्राम बना दें। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, यहाँ से चली गल्फ स्ट्रीम। ये देखिए गल्फ स्ट्रीम जब चलती है तो साथ में फाइटोप्लैंक्टन्स को कैरी करती हुई जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम फाइटोप्लैंक्टन्स कैरी कर रही है। तो गल्फ स्ट्रीम कैरीज प्लैंक्टन्स फ्रॉम मैक्सिकन गल्फ टू कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड। तो मैक्सिकन गल्फ से न्यू फाउंडलैंड में ये कैरी करती है, और साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप भी कैरी करती है, और इस वजह से रिच फिशिंग ग्राउंड्स बनाती है। वैसे ही आप देखें एल नीनो करंट क्या करती है, तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है अलोंग दी पेरुवियन कोस्ट। जब ये एल नीनो करंट चलती है तो ये पेरुवियन कोस्ट में फाइटोप्लैंक्टन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे मास डेथ ऑफ फिशेज होती है। टेम्परेचर भी पानी का बढ़ जाता है, तो फिशरीज में काफी बीमारियां भी इस वक्त देखने मिलती हैं। तो फिशिंग को बहुत नुकसान होता है एल नीनो करंट से। इसके सिवा आप देखेंगे कि जब आप लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करना है आपको, इंपैक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट्स, तो ये आप लिखेंगे। तो जब कोल्ड करंट वार्म करंट मिलता है तो पानी में टर्ब्यूलेंस होता है, जिसके वजह से न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी बॉटम वाटर मास अपवेल करके ऊपर की ओर मूव करते हैं, और इस वजह से रिच फिशिंग ग्राउंड बनता है। जैसे लैब्राडोर करंट गल्फ स्ट्रीम मिल रही है तो यहाँ पे रिच फिशिंग ग्राउंड बन रहा है। जैसे कि एशिया में कुरोशियो करंट एंड ओयाशियो करंट मिल रही है, तो रिच फिशिंग ग्राउंड होकाइडो ऑफ जापान के पास बनता है। ये आपको लिखना था। तो कितना सिंपल है, आप चाहें तो इसको बस थोड़े से प्रैक्टिस से आप बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, डायग्राम्स आपके आंसर में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक जगह पे सब डायग्राम बना दिया, नहीं, थोड़ा लिखो थोड़ा डायग्राम, थोड़ा लिखो थोड़ा डायग्राम, ये आपका अप्रोच होगा। तो इससे आपका आंसर खूबसूरत लगता है, एग्जामिनर का काम आसान करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम देखेंगे तीसरा पार्ट, इंपैक्ट ऑफ ओशन करंट ऑन नेविगेशन। तो नेविगेशन पर क्या इंपैक्ट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो एंशियंट टाइम्स में ओशन करंट का बहुत रोल होता था मेजर ओशनिक रूट्स डिटरमिन करने में। वो कमर्शियल शिप्स के नेविगेशन में रोल प्ले करते थे, लेकिन प्रेजेंटली पावर मोटर्ड शिप्स को खास फर्क नहीं पड़ता ओशन करंट और प्रिवेलिंग विंड से। तो यहाँ पे मैंने बना दिया कि कैसे यहाँ पे विंड्स एंड करंट्स इन एंशियंट टाइम्स। तो मॉनसून विंड होते थे और सेल बोट्स होते थे, और इनसे ट्रेडिंग होती थी इंडिया में और अरब वर्ल्ड में। और इसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल थे, विंड्स। और ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया कैसे
सेल बोट को विंड्स एंड ओशन करंट कैरी करके ले जाती थी, है ना। इस प्रकार से ओशन करंट एंड विंड्स कैरी करती थी, तो उनका रोल होता था। लेकिन आज के टाइम में रोल नहीं है। लेकिन आज के टाइम में भी ओशन करंट्स का नेविगेशन में रोल होता है। जैसे कि फॉग बनना, टाइटैनिक डूबी थी ना, तो कैसे, जब वार्म करंट कोल्ड करंट जिन इलाकों में मिलता है उस इलाकों में वार्म एयर कोल्ड एयर जो उसके ऊपर है वो भी मिलता है, तो वार्म एयर में जो मॉइस्चर है वो तुरंत का तुरंत क्या करेगा, कंडेंस कर जाएगा, तो फॉग बना देगा। तो अकरेंस ऑफ फॉग्स होती है, जिस वजह से जहां पे वार्म करंट कोल्ड करंट कन्वर्ज करते हैं, जिससे नेविगेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साथ ही साथ जब कोल्ड करंट चलती है तो दूसरी समस्या होती है आइसबर्ग्स। तो कोल्ड करंट जब चलती है तो साथ में लार्ज आइसबर्ग्स ले जाती है, और जैसे आप देखें लैब्राडोर करंट जब चलती है तो आइसबर्ग्स कैरी करती हुई जाती है। वैसे ही आप देखें फाकलैंड करंट जब चलती है तो पोलर रीजन से आइसबर्ग्स साथ में कैरी करती हुई जाती है, जो कि एक हैजार्ड होते हैं, जो कि शिप्स को डैमेज कर सकते हैं। तो डायग्राम से ये भी बना दिया मैंने 12 डायग्राम, और ये तब जब मैं कह रहा हूं गुंजाइश और डायग्राम की थी। तो मैं नहीं कहता कि आप पूरा इस प्रकार से आंसर लिखिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्ड लिमिट से काफी ज्यादा है, तो इसको आप समराइज करें, है ना, इसको आप समराइज करें। मुझे आपको पढ़ाना भी था, इसलिए मैंने इतने एग्जाम्पल्स दे दिए। आप थोड़े कम एग्जाम्पल्स दें, एक एक एग्जाम्पल दें, है ना। आप बस इसको समराइज करके छोटे से में लिख दें, खाली इतना लिख दें, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल करंट्स, कोरियोलिस डिफ्लेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ गायर्स अक्रॉस द मेजर ओशन बेसिन, ये सब लिख दें। तो इसको आप समराइज कर दें, छोटा लिखें, लेकिन पॉइंट्स सारे जाने चाहिए। आपका कोई भी लाइन दो या कोई भी पॉइंट आपकी 2 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए आंसर राइटिंग में। तो आई होप आपको काफी चीजें आज सीखने मिली हैं। दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अच्छा, कंक्लूजन पे तो चर्चा ही नहीं हुई अभी। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओशन करंट्स एक तरीका तो क्या है कि आप समराइज करते हैं, हाँ ओशन करंट्स का बहुत प्रभाव होता है इस तरीके से। हेंस वी कैन सी हाउ ओशन करंट्स हैव इन्फ्लुएंस ऑन द रीजनल क्लाइमेट एंड फिशिंग एंड नेविगेशन। या तो आप ये लिख दें, या फिर आप क्या करें, कुछ अपने और नॉलेज को कंक्लूजन में भी फ्लॉन्ट कर दें कि एग्जामिनर के हाथ से आपको मार्क्स खींचना है ना। इतना आसान काम थोड़ा ही है, मार्क्स बटोरना है आपको उनके हाथ से। तो क्या करें, ओशन करंट्स आर मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लैटिट्यूडनल हीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। ज्योग्राफी का आंसर है ना, तो ज्योग्राफी के टर्म्स जाने दो ना, क्या दिक्कत है। तो ओशन करंट्स आर मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लैटिट्यूडनल heat distribution on earth as shown in the IPCC climate change report. They are rapidly changing and so are their influences on the climate, economy and environment. बन गया फ्यूचरिस्टिक नॉलेज को फ्लॉन्ट करता हुआ कंक्लूजन। साथ में मैंने देखिए जब ये लिखा तो मैंने आईपीसीसी को कोट नहीं किया, आप कीजिए ना। आईपीसीसी ने इतने रिपोर्ट लिखे, किया ही होगा कि ओशन करंट कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए प्रभावित हो रही है, कैसे जिम्मेदार हो रही है, चेंजेस आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन होगा जरूर, इतना सब कुछ रिपोर्ट है। तो एज शोन इन आईपीसीसी, और लिखना है असेसमेंट रिपोर्ट 5 लिख दीजिए, है ना, या फिर वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट 1, है ना, आप वो लिख दीजिए। तो आपकी मर्जी है, कोट कीजिए, आपके आंसर को मजबूती मिलती है। ठीक है, तो इसके साथ आपने देखा कैसे एक बढ़िया सा कंक्लूजन। अब मुझे बताइए एग्जामिनर कितने मार्क्स देंगे इस आंसर पे, क्यों ना दे, वो क्या कमी है इस आंसर में। इससे बेहतर आंसर बहुत मुश्किल है कोई आपके कॉम्पिटिटर लिख पाए। देखिए मेरे पास तो बहुत टाइम था, बहुत सोर्सेस थे, तब मैंने लिखा है। आप लेकिन ऐसा कोई डायग्राम नहीं है जो कि आप नहीं बना सकते, या नॉलेज ऐसी कोई नहीं है जो कि आपके पास ना हो। अगर आपने थोड़ी ओशनोग्राफी पढ़ी है तो आपने ये सब पढ़ा है, मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया यहाँ पे, आपको सब मालूम है, बस मैं उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। आपको भी यही करना है और कुछ थोड़ी करना है। इससे ज्यादा उस टाइम फ्रेम में आप कर भी नहीं सकते हैं, आपके पास 11 मिनट है, तो कैसे होगा, यही करना है, जितना हो सके उतना लिखें। मैं नहीं कहता आप 12 डायग्राम बनाइए, मैं कहता हूँ आप 3 डायग्राम बनाए, 2 डायग्राम बनाए, 4 डायग्राम बनाए, इतना तो बना सकते हैं। ठीक है,
तो इसके साथ आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं, अब कर लें। तो दोस्तों अनअकैडमी जब भी आए यूजी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी मेंटरशिप नहीं मिलेगी, आपको मेरी हैंड होल्डिंग भी मिलती है। सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग और आपको जो मदद चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा। बस ये कोड यूज करें और उसके बाद मुझसे संपर्क करें। तो जो गाइडेंस है मेरे द्वारा आपको सारी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलती है। दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्नर्स आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। 170 प्लस लर्नर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। तो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए जो कुछ भी चाहिए अनअकैडमी वो सब कुछ ऑफर करती है। आपको टॉप एजुकेटर से गाइडेंस चाहिए, हम ऑफर करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड जीएस एंड ऑप्शनल कोर्स है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चाहिए, हम आपको ऑफर करते हैं। 100 प्लस यूनिक टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल, 20 प्लस हाई क्वालिटी बुक्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के साथ। डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग, बिल्कुल उनके सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग कोर्स हो रहे हैं। IR1 मींस बैच कोर्स अभी रन होने वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, तो आपको हम करंट अफेयर्स की भी स्पेशल कोर्सेज लेकर के आ गए हैं। एंड आर्टिकुलेट मैगजीन आती है हमारी जिसमें सब कुछ कवर होता है। दोस्तों लोन भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसको आप जाके जरूर क्लिक करें। तो वहां पर आपके मन में जो भी सवाल है वो आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। साथ साथ दोस्तों आइकनिक एंड प्लस 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ दोस्तों आपको बता देता हूँ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। फ्री टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी चुनौती 2.0, तो KC10 कोड से आप इसमें अनलॉक कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी बैचेस है दोस्तों 13 अक्टूबर 18 अक्टूबर से 13 अक्टूबर से बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। 18 अक्टूबर से आप देखें तो मिशन AIR1 मेंस बैच कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शनल कार्निवाल है, नए नए ऑप्शनल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 अक्टूबर से। तो ज्योग्राफी, PSIR, पबैट, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, मैथमेटिक्स सभी कुछ कवर करवाया जा रहा है। दोस्तों यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट का हिस्सा बने, 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप है, उसका हिस्सा बने। एंड अनअकैडमी जब भी आए यूजी कोड KC10। Thank you so much for joining. Have a great day and let's crack it.